गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री फर्स्ट का टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जिसके पार्ट नंबर 11 की हम बात करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक था वो था विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता टॉपिक चल रहा था हमारा, या फिर जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि EN से शो कर सकते हैं, EN से शो कर सकते हैं। तो हम विद्युत ऋणता कर रहे थे। विद्युत ऋणता क्या होती है हमने चर्चा भी की कि जब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हमने विद्युत ऋणता नाम दिया था। अब हम विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। विद्युत ऋणता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। इस पर हमारी चर्चा हो गई थी और फिर उसके बाद में हमने विद्युत ऋणता के उपयोग उन पर चर्चा कर रहे थे। तो विद्युत ऋणता के उपयोग, विद्युत ऋणता के उपयोग पर हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहली बात कि विद्युत ऋणता के अंदर हम किसी भी जो पीरियोडिक टेबल है उनके एलिमेंटों की बात करें हम, तो विद्युत ऋणता का जो पहला उपयोग आता है वो आता है धात्विक व अधात्विक गुण। पहला आता है धात्विक व अधात्विक गुण। अधात्विक गुण यानी कि कौन सा एलिमेंट, या फिर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो किस तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे और किस तरफ जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करनी है हमें। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है EN से शो कर सकते हैं अपने, ये अधात्विक गुणों के तो क्या होती है, समानुपाती होती है। अधात्विक गुणों के तो क्या होती है, समानुपाती। और जो धात्विक गुण होते हैं उनके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो सीधी सी बात ये है कि हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं हम, तो पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहाँ पर धात्विक गुण बढ़ेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और धात्विक गुण जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो धात्विक गुण हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। अब मान लो पीरियोडिक टेबल में हम बाएं से दाएं की बात करें, बाएं से दाएं जाते हैं, तब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। विद्युत ऋणता समानुपाती होती है, तो विद्युत ऋणता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और जब विद्युत ऋणता बढ़ती है तो धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं।
इतनी बात आई समझ में। ये तो धात्विक। अब अधात्विक गुण की बात करें तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वहाँ अधात्विक गुण आएंगे। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो अधात्विक गुण कम हो जाएंगे। वैसे भी अपने पीरियोडिक टेबल में इस साइड में ऐसे धातुएं ही होती है एक हाइड्रोजन को छोड़ करके, और इधर अधात्विक, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर धातु नहीं पाई जाएगी वहाँ अधातु तो पाई जाएगी। तो ये था पहला उपयोग विद्युत ऋणता का धात्विक व अधात्विक गुण को बताना। तो अपने जो विद्युत ऋणता होती है वो अधात्विक और धात्विक गुणों को बता सकती है। तो पहले करैक्टर पर हमारी चर्चा हो गई थी। अब देखिए विद्युत ऋणता और क्या बता सकती है। विद्युत ऋणता जो होती है वो सहसंयोजक गुण व आयनिक गुणों को बता सकती है कि किसके अंदर आयनिक गुण ज़्यादा होगा। सहसंयोजक बंधों में आयनिक गुण, सहसंयोजक बंधों में आयनिक गुण, आयनिक गुण, सहसंयोजक बंधों में आयनिक गुण को भी बता सकती है विद्युत ऋणता कि किस में आयनिक गुण ज़्यादा होंगे और किस में आयनिक गुण कम होंगे। जिसकी विद्युत ऋणता में ज़्यादा अंतर पाया जाएगा उसमें आयनिक गुण ज़्यादा होंगे, जिसकी विद्युत ऋणता में कम अंतर पाया जाएगा उसके अंदर सहसंयोजक गुण होंगे। ये मान लो H2 है हमारे पास, तो H और H ये है, इनमें विद्युत ऋणता का अंतर शून्य है, तो इसमें तो सहसंयोजक गुण ही पाया जाएगा, और जिसमें विद्युत ऋणता का ज़्यादा अंतर होता है उसमें आयनिक गुण पाया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर जो हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनी व स्माइथ, दो वैज्ञानिक थे हेनी व स्माइथ। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक सूत्र दिया जिसके द्वारा प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी कि प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कर सकते हैं। तो हेनी स्माइथ ने इस सूत्र के द्वारा प्रतिशत आयनिक गुणों की व्याख्या भी की। देखिए इन्होंने प्रतिशत आयनिक गुण के लिए क्या रखा, यहाँ पर 16 काई ए काई बी प्लस में 3.5 काई ए माइनस काई बी की स्क्वायर, ये सूत्र रखा था इसने प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने के। हेनी और स्माइथ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस गुण को काम में लेकर के और इन्होंने क्या किया, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने की कोशिश की। अब यहाँ पर काई ए और काई बी क्या है, विद्युत ऋणता, ए की विद्युत ऋणता और बी की विद्युत ऋणता। तो अपने ऐसे कह सकते हैं काई ए तो क्या है, ए तत्व की विद्युत ऋणता, ए तत्व की विद्युत ऋणता, और काई बी क्या है, बी तत्व की विद्युत ऋणता, बी तत्व की विद्युत ऋणता। तो ये विद्युत ऋणता को बताता है। ए उस तत्व की विद्युत ऋणता है जिसका मान अधिक होता है, और बी उस तत्व की विद्युत ऋणता है जिसका मान क्या होता है, कम होता है। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन दे दे कि NaF की प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करो, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करो। मान लो इनकी विद्युत ऋणता का मान भी दे दे हमें। यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणता किसकी है, F की, तो AF हो जाएगा, यानी कि काई ए जो है वो F है, इसकी विद्युत ऋणता 4.0 है, और Na की विद्युत ऋणता है 0.9, ये काई बी है। अब हमें ये दे दिया
अब पर इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं हम प्रतिशत आयनिक गुण 16 का ये 4.0 माइनस 0.9 और प्लस में 3.5 इंटू में 4.0 माइनस 0.9 की स्क्वायर। अब 4.0 में से 0.9 घटाओगे तो इधर 10 हो गए, 1 और इधर 3 बच गए, तो 3.8 आ गया, 3.1 आ गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 16 3.1 प्लस में 3.5 और 3.1 की स्क्वायर। अब 3.1 की स्क्वायर ज्ञात करने के लिए अब 31 को 31 से गुणा करते हैं अपने, ठीक है। तो 1 और 3 इंटू में 3 और 9 कितना आ गया, 1 और 6 और 9, ठीक है, ये आ गया 961 आ गया, ठीक है। लेकिन 31 को 31 से गुणा करते हैं ना तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, इनको बज्जर गुणा करो 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 जोड़ दो 6 हो गया, और 3 तिया 9, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं अपने। अब दशमलव एक ही हो गया, इसके बाद में यहाँ दशमलव लग जाएगी, ठीक है। तो इधर तो 16 गुणा में 3.1 और प्लस में 3.5 इंटू में 9.161। अब अपने क्या करेंगे, 3.1 को भी 16 से गुणा करेंगे तो 6 और 9 इंटू में 1 और 3 तो 6, 10 और 4 और 1 के बाद में दशमलव, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 40.6, ठीक है, प्लस में। अब 9.61 को क्या करेंगे, 3.5 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 का 30, 3 और 45 और 3 48, फिर 3 एकम 3, 3 छिका 18 और 3 निम्मा 27 और 1 28, ठीक है। तो आ जाएगा 5, 3, 6 और ये कितना हो गया, 4 और 8 12 और 1 13 और 3 और 1 2 और 3 के बाद में दशमलव लगानी है, तो ये आ जाएगा 33635, ठीक है, इतना आ गया। अब आप इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो देखिए अपने पास में जोड़ करके भी दिखा देती हूँ आपको कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 33.635 के अंदर 40.6 को जोड़ना है, तो 5 और 3 12 और 4 और 7, तो आ गया 74 पॉइंट कुछ। इसको देखिए 16 तिया 48 और 49.9 आना चाहिए इसका। रुको 1 मिनट, 16 को 3 से गुणा करते हैं, ये शायद मिस्टेक होगी अपने से, 6 और 1 फिर 18, ये देखो हो गई ना, 3 और 1 4, तो ये 49 आएगा, 49.6 आएगा। तो अब देखो आप काउंट करके, अब 9 और 2 12 और 7 और 1 8, इतना आएगा। प्रतिशत आयनिक गुण आ गया 82.235%, यानी कि प्रतिशत आयनिक गुण इस सूत्र से हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सहसंयोजक बंध होता है उसमें आयनिक गुण कितने होंगे, या प्रतिशत आयनिक गुण के लिए हेनरी व स्माइथ नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने फॉर्मूला दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने ज्ञात भी किया है। मैंने आपको ज्ञात करके भी दिखाया है, तो इस तरीके से आप किसी में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा अनुप्रयोग था, या अपने कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता का दूसरा उपयोग है ये, ठीक है।
अब हम बात करते हैं तीसरे उपयोग की। तीसरे उपयोग की बात करें तो तीसरा उपयोग जो होता है वो बताता है बंध सामर्थ्य को। तीसरा उपयोग जो है वो बताता है बंध सामर्थ्य को कि कौन से यौगिक की बंध सामर्थ्य अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर विद्युत ऋणता का ज़्यादा अंतर पाया जाएगा उसकी बंध सामर्थ्य अधिक होगी। जैसे HF है, HCl है, HBr है और HF, HCl, HBr और HI, इनके अंदर विद्युत ऋणता का अंतर अगर हम देखते हैं तो इनकी विद्युत ऋणता का जो अंतर आता है वो आता है इसके अंदर 1.9, इसके अंदर 0.9 और इसके अंदर 0.7 और इसके अंदर 0.4 विद्युत ऋणता का अंतर आता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसका मतलब इसकी बंध सामर्थ्य अधिक ही होगी। तो बंध सामर्थ्य का जो क्रम होता है वो विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को बताने में भी सहायक होती है विद्युत ऋणता। ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति, कोई भी ऑक्साइड है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति कितनी होगी या क्षारीय प्रवृत्ति कितनी होगी वो भी बता सकती है विद्युत ऋणता। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति बताने के भी काम आती है। जैसे हमारे पास में मान लो बहुत सारे कंपाउंड की हम बात करें, जैसे हमारे पास Na2O या MgO हमारे पास, ठीक है, या Al2O3O या SiO4O, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड हो मान लो हमारे पास में। तो अगर उनकी विद्युत ऋण ऑक्साइडों की अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को देखना है तो X ऑक्सीजन माइनस XM ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता और मेटल की विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मेटल की, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मेटल की, इनके बीच में डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। अगर ये डिफरेंस 2.3 के बराबर या 2.3 से क्या हो ज़्यादा हो, बराबर हो जाएगा तब तो उदासीन प्रकृति का होगा। और 2.3 से इसका मान अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वो ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है। और मान लो हमारे पास में X0 और XM इसका मान अगर हमारे पास हो और अगर ये मान 2.3 से क्या हो ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को काउंट कर सकते हैं। इसके द्वारा जो हमारी विद्युत ऋणता है इसके उपयोग के अंदर ही आता है एक उपयोग इसके अलावा एक उपयोग ये भी है, बंध कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं हम विद्युत ऋणता के द्वारा। बंध कोण का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत ऋणता के द्वारा। जैसे बंध कोण की चर्चा करें, जैसे हमारे पास में क्या हो, एक तो NH3 है मान लो, ठीक है, और एक क्या है NF3 है, ठीक है। तो इसका बंध कोण तो 107 डिग्री होता है और इसका बंध कोण 102 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बंध कोण की मान क्या होता जाएगा, कम। इसमें नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसकी विद्युत ऋणता कम है तो बंध कोण का मान क्या होता है, ज़्यादा। और इसके अंदर जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बंध कोण का मान क्या है, कम है। तो ऐसे कह सकते हैं अपने कि जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी बंध कोण का मान कम होता जाएगा। तो बंध कोण की गणना भी हम कर सकते हैं इसके अनुप्रयोग के द्वारा। इसके अलावा हम अणुसूत्र भी लिख सकते हैं, अणुसूत्र लिखने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उपयोग है अणुसूत्र लिखने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में मान लो NaCl है,
NaCl है मान लो, तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड ही लिखते हैं। यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसको पहले लिखा जाएगा और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया NaCl, यानी कि Na की विद्युत ऋणता कम है और Cl की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हमने NaCl को लिख दिया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये था विद्युत ऋणता का उपयोग, जिसके द्वारा हम अणु सूत्र को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बंद कोण है उसकी भी गणना कर ली हमने, या फिर किसी यौगिक का अगर जल अपघटन करवाना हो, जल अपघटन किसी भी ऑक्साइड का अगर जल अपघटन करवाना हो तो इस मेथड को काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या हो, एक तो मान लो BCl3 हो, ठीक है, और एक हमारे पास में कोई और कंपाउंड ले ले, जैसे हम लेते हैं Cl2O ले लेते हैं मान लो। इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर BOH थराइज बन जाएगा, ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन के साथ इधर तो Cl और इधर भी Cl होगा, इस तरीके से। तो ये Cl बाहर निकल जाएगा तो इसके साथ OH जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर HOCl ये बनेगा जल अपघटन करवाएंगे तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो क्लोराइड, ये जो यहाँ से OH नहीं जाएगा भाई, H जाएगा, H जुड़ जाएगा इसके साथ में और HOCl बन जाएगा, ठीक है। एक HOCl बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर तो तीनों ही Cl बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये B है और इस B के साथ Cl इस तरीके से जुड़े रहते हैं और तीनों हाइड्रोजन वो अपने साथ जोड़ लेंगे, उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये तीनों ही बाहर कर देते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन भी इस मेथड के द्वारा करवाया जा सकता है। तो इसका जो विद्युत ऋणता का उपयोग है जल अपघटन करवाने में भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा वैसे लास्ट टॉपिक चल रहा है और विद्युत ऋणता के जो उपयोग है उनकी हमने लगभग चर्चा कर ली। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का वो होता है संयोजकता, लास्ट टॉपिक। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो संयोजकता की हम अगर बात करें तो संयोजकता ये होता है कि कोई भी कंपाउंड कितने बंध बना रहा है या फिर उसके भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है, तो उसके आधार पर संयोजकता निर्धारित होती है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है भारतम कक्षक में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो H+1 शो करेंगे, यानी कि इनकी संयोजकता +1 हो जाएगी, इसकी संयोजकता भी +1, इसकी संयोजकता भी +1, इसकी संयोजकता भी +1, यानी कि सबकी +1 हो जाएगी। ये सारे क्या होते हैं, क्षार धातु होती है। क्या होती है, क्षार धातु। कहने का मतलब है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कितने बंध बना रहा है वो उसकी संयोजकता होती है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें भी हम बात करें तो जैसे हमारे पास बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये देखिए इसके पास भारतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4, इसके पास 6 और 7 होते हैं, ठीक है। इसको बाहर से 5 लेने हैं, ठीक है, लेकिन इसके यहाँ 5 से कम है, यानी कि बोरोन 3 बॉन्ड बना रहे तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी और कार्बन की तो 4 होती है और नाइट्रोजन के भारतम कक्षक में 5 है, तो बाहर से कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, तो ये 3 ही बंध बनाएगा, जो कम है वो। और यहाँ पे इसके भारतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 2 लेना है तो ऑक्सीजन 2 ही बंध बनाता है। फ्लोरीन को भारतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, बाहर से 1 लेना है तो 1 ही बंध बनाएगा और इसकी संयोजकता 1 ही होगी। इसी प्रकार अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट की अपने बात करें, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं।
अलग अलग सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज के अंदर आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, MnFe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लगभग चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया और नोट्स की PDF आपको भेज दी जाएगी। आप यहाँ से वीडियो देखकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।